આગળ વધીએ આપણી સાથે આજે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે પીએનબીના મેનેજમેન્ટ છે, ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સ અને કેવી રીતના આગળ પ્રોસ્પેક્ટ્સ ટર્ન આઉટ થઈ રહ્યા છે એની પર વિશેષ વાતચીત કરશે આપણી સાથે कंपनी एमडी અને सीईओ मल्लिकार्जुन राव। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो सर मैं शुरुआत इसी से करना चाह रही थी क्योंकि एक्सपेक्टेशन हम लोग जो लेकर चल रहे थे वो इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा की थी, जिसके मुकाबले आपने जो पोस्ट किया है वो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन से कम आया है। वजह क्या रही, डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए। देखिए, हमने जो क्वार्टरली प्रॉफिट की है 586 करोड़ की, उसमें मेजर एक हमारी भी एक्सपेक्टेशन 900 करोड़ था, अराउंड 900 करोड़। तो उसमें 328 करोड़ की जो फिगर है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट सुप्रीम कोर्ट निर्णय के वजह से हमें रिवर्स करना है। वो रिवर्स भी अप्रैल महीने में करना था, तो हमने कर दिया। करने के बाद वो इस क्वार्टर की प्रॉफिट एंड लॉस में जुड़ सकते थे, लेकिन हमने इंटेंशनली पिछली प्रॉफिट एंड लॉस मतलब मार्च में काउंट किया था, क्योंकि निर्णय और पीरियड उस साल का संबंधित था। तो वो 328 करोड़ को हमने पूरी तरह प्रोविजन की है, जिसके वजह से हमारी लास्ट मोमेंट में जो एक्सपेक्टेशन है वो 900 करोड़ के बजाय 586 करोड़ तक आई है। अदरवाइज प्रोविजन वगैरह ठीक तरफ किया है हमने, इसलिए प्रॉफिट को जो हमने एस्टिमेट किया था ओरिजिनली 2000 करोड़ से ऊपर रहेंगे, तो 2000 करोड़ के ऊपर साल भर की प्रॉफिट आई। अग्रीड सर। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ असेट क्वालिटी, क्योंकि एनपीएस में जो हम लोग इजाफा देख रहे हैं वो कौन से सेक्टर से सबसे ज्यादा स्ट्रेस आते हुए आपको दिख रहा है, और यहाँ से ट्रेजेक्टरी FY22 के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट अगर दिख पा रहा है क्या, उसकी डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए। पेन ज्यादा तो एमएसएमई में है, एनपीए में। रिटेल सेक्टर में भी कोविड की वजह से अभी एनपीए बने हैं, मगर वो उभर के आ जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे। एमएसएमई में जो पेन है वो थोड़ा रहेगा, उसके लिए दिसंबर मार्च तक शायद हमें नर्चर करने पड़ेंगे प्रॉपरली। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कल अपनी या इससे पहले अपनी बॉडी कल रिलीज जो किया है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, उसमें उन्होंने कहा रिस्ट्रक्चरिंग विंडो 2.0 उन्होंने ओपन किया है, जो एमएसएमई अकाउंट्स 31 मार्च 2021 के जो एलिजिबिलिटी होंगे। तो एमएसएमई में नर्चर करने की जरूरत है, क्योंकि एमएसएमई में तकलीफ थी, आज ही नहीं, कई मतलब पिछले 2-3 साल से है, कोविड ने उनको एग्रीवेट किया है। बाकी जो देखेंगे तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो ओटीआर मतलब वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग 1.0 के अंतर्गत हमने कवर कर दिया था, और उसमें हमने आइडेंटिफाई किया था तकरीबन 9000 करोड़ के कॉर्पोरेट सेगमेंट को, और उसमें 2000 रिस्ट्रक्चरिंग हुई है इन्वोक करने के बाद। बाकी 7000 की जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो जून से पहले हो जाएंगे। उसमें बड़ी बड़ी अकाउंट्स थे। जो नया रिस्ट्रक्चरिंग आरबीआई ने जो डिक्लेयर किया उसमें कॉर्पोरेट अकाउंट्स के लिए नहीं था, वो केवल एमएसएमई और बाकी छोटी अकाउंट्स के लिए था। तो उसमें भी हम उम्मीद करते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग विंडो 5-6 हजार तक आ सकती है, जो जून से पहले जुलाई से पहले हम करना चाहेंगे। यही है मेजर स्ट्रेस। ये स्ट्रेस की पोजीशन सुधर के आएगी जून में थोड़ा, और सितंबर तक पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में और अपने बैंक में भी रिटेल में सुधार अच्छा हो जाएगा। एमएसएमई में ये विंडोज की वजह से थोड़ा हम कंट्रोल कर पाएंगे अच्छी तरह से पेज को। और प्रोविजनिंग, क्योंकि वहां पे भी हम लोग तकरीबन 15% ज्यादा एडिशन होते हुए देख रहे हैं, क्या ये पूरा का पूरा केटर हो चुका है या और आगे बढ़ने की उम्मीद है? नो, प्रोविजन तो अभी रिस्ट्रक्चरिंग में जितना भी करते हैं उसमें तो आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक 10% प्रोविजन करना ही है, तो वो हमने रिस्ट्रक्चरिंग जितना भी किया है उसमें प्रोविजन किया हुआ है। और जो स्लिपेज में बने हैं उसमें भी 15% प्रोविजन करना है सबस्टैंडर्ड का, तो वो भी हमने कर दिया पूरा। इसके वजह से प्रोविजन ज्यादा दिख रही है। अग्रीड सर। अच्छा, सेकेंड वेव का कितना इम्पैक्ट आप आने वाले क्वार्टर के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कुछ डिटेल्स अगर आप मुझे दे पाए, कलेक्शंस के अंदर क्या कंडीशन दिख रही है आपको? सेकेंड वेव का इम्पैक्ट अगर इकोनॉमी में या फिर बैंकिंग इंडस्ट्री में देखेंगे तो मुझे नहीं लगता और ज्यादा आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोफार्मा एनपीए मतलब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिले होना और कोविड के वजह से कोविड फर्स्ट वर्टिकल इम्पैक्ट की वजह से जो हुआ था वो तो पूरी तरफ आइडेंटिफाई किया है। अब जो अकाउंट्स है रिटेल में और एमएसएमई में आगे होकर इंप्रूवमेंट होंगे। मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि इसका और भी इम्पैक्ट जून के बाद आएंगे। जून तक जो भी होगा वो भी कम ही होंगे, ऑलरेडी हम मार्च तक आइडेंटिफाई कर चुके हैं। और उसकी कितनी तैयारी आपकी साइड से हो चुकी है? तैयारी हमने कर ली है। ओके,
अग्रीड सर। अच्छा, लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में मैं आपकी तरफ से कमेंट चाह रही थी सर। कितनी इस क्वार्टर के दौरान हो चुकी है आगे, और कितनी कर सकते हैं आप नेक्स्ट क्वार्टर के लिए? हाईलाइट क्या रहेंगी? टोटल रिस्ट्रक्चरिंग का हमारा जो OTR 1.0 के अंतर्गत 11,000 करोड़ है, जिसमें कॉर्पोरेट का 9,000 और रिटेल और MSME मिला के 2,000 करोड़, और उसमें हमने तकरीबन 4,000 करोड़ की रिस्ट्रक्चरिंग की है और बाकी 7,000 करोड़ जून से पहले कर लेंगे। सेकंड OTR रिस्ट्रक्चरिंग जो अभी विंडो ओपन किया है RBI ने, उसके माध्यम से हम उम्मीद कर रहे हैं कि MSME खासकर पर्टिकुलरली तो 5-6 हजार करोड़ तक रिस्ट्रक्चरिंग में आ सकते। अग्रीड सर। रिसेंटली जो आरबीआई के अनाउंसमेंट्स हुए हैं, वो किस तरीके से आपने देखे हैं? आपकी तरफ से फर्स्ट थॉट्स, किस तरीके से वो बेनिफिट होते हुए देखेंगे पूरे सेक्टर के लिए? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए। नो RBI की जो मेजर पॉलिसी आइटम्स जो भी आए हैं वो एक्सपेक्टेड लाइंस में था। उन्होंने रेपो रेट को बरकरार रखा है, चेंज नहीं किया, और अकोमोडेटिव स्टैंड्स को भी उन्होंने कंटिन्यू किया था। मार्केट में सेंटिमेंट की जरूरत है, उन्होंने कंटिन्यू किया। हालांकि लिक्विडिटी अच्छी है, 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा सिस्टम में लिक्विडिटी है, सभी बैंकों के पास लिक्विडिटी है, लेकिन डिमांड के अभाव में पर्टिकुलरली मेजर इंडस्ट्रीज में ये जो क्रेडिट डिलीवरी जो है वो थोड़ा म्यूटेड है। मगर RBI की जो पॉलिसी डिक्लेरेशन है सही ढंग से आई है, और उसमें कुछ बाकी जो पॉइंट्स है, एक जैसा आपने कहा 50 करोड़ तक MSME में उन्होंने लिमिट बढ़ाई है रिस्ट्रक्चरिंग में, और इसके अलावा उन्होंने जो सेक्टर्स है, होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, उनको एडिशनल फंडिंग देने के लिए उन्होंने TLTRO मतलब 15,000 करोड़ की उन्होंने सेपरेटली एलोकेट करके रखा है बैंक्स को फंडिंग लेने के लिए। हालांकि सभी बैंक्स के पास पैसा अवेलेबल है, इसलिए वो दिक्कत नहीं होगी, किसी बैंक को जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बैंक्स ने लेंडिंग करने के बाद जितना भी लेंडिंग करेंगे उसमें भी रिवर्स रेपो में रखते हैं, तो रिवर्स रेपो में जो अप्लीकेबल 3.35 से 3.75 इंटरेस्ट मिलेंगे। मतलब RBI ने इंसेंटिवाइज किया है पर्टिकुलरली लेंडिंग करने के लिए जो इफेक्टेड सेक्टर्स है उनकी तरफ लेंडिंग होने के लिए। तो अगले 1 महीने 1.5 महीने में इस सेक्टर्स में भी लेंडिंग होगी बैंक की तरफ से, और जो पॉलिसी डिक्लेरेशन किया है वो अच्छी तरफ किया है, और उसको आगे चलकर देखेंगे तो इकोनॉमी में एडवांटेज होगा। मे की जो अनाउंसमेंट हम लोगों ने देखी है, उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर के लिए लोन कितना डिस्पर्स हुआ है, और आगे कितने नए और आप यहाँ से डिस्पर्सल्स देख रहे हैं ट्रेजेक्ट्री में? हमने तकरीबन 40 कस्टमर्स को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है। उसमें से अभी प्रपोजल पूरी तरफ होने के लिए उनको एप्लीकेशन देनी होती है और सैंक्शन करके डिसबर्समेंट करना होता है। इन प्रिंसिपल सैंक्शन हमने कन्वे कर दी। अभी तक हमारे पास 3 प्रपोजल्स आए हैं पेपर्स के साथ, वो हम इमीडिएटली परख रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 25-30 प्रपोजल्स हमारे पास आएंगे आगे चलकर। हेल्थ केयर है, उसमें टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, सभी है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स जैसे स्ट्रेस सेक्टर की अगर बात करें, ऑन टैप लिक्विडिटी की बात जो पॉलिसी में की गई है, तो उनको कितना लोन देने की यहाँ से जरूरत पड़ेगी? आपने कुछ रफ वर्क किया हो तो? नहीं, एक तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन्स है हमारे पास, उनको फिर रिस्ट्रक्चरिंग करना, एडिशनल फंडिंग गवर्नमेंट गारंटी के अंतर्गत करना है, और दूसरा फ्रेश फंडिंग करनी है उस सेक्टर्स में। तो हम अभी ऑलरेडी ब्रांचेस के माध्यम से हमारी जो जोनल ऑफिस है उसको हमने ऑलरेडी गाइडलाइंस भेज चुके हैं सबको, RBI ने पॉलिसी डिक्लेयर करने के बाद, और कोशिश जारी है हमारे यहाँ से आइडेंटिफाई करने की। स्कोप तो बहुत है, जितना भी हम फंडिंग जरूरत होती है वो कर सकते हैं। और फंड रेजिंग को लेकर आगे क्या प्लान है? फंड रेजिंग की बात आती है तो पिछले साल 2020-21 के लिए हमने अप्रूवल लिया था 14,000 करोड़ मार्केट से लेने के लिए, और 14,000 करोड़ में 7,000 QIP की रूट से 3,000 करोड़ AT1 बॉन्ड्स और 4,000 टायर 2 बॉन्ड्स। 4,000 टायर 2 बॉन्ड हम ले चुके हैं, और AT1 बॉन्ड्स में 500 करोड़ लिया था हमने जनवरी में, और QIP में पहले ट्रांच में हमने 3,788 करोड़ दिसंबर महीने में लिया था। तो ये पूरा कुल मिलकर मार्च तक 8,277 करोड़ हमने लिए थे। उसके बाद फिर मई महीने में सेकंड ट्रांच ऑफ QIP की माध्यम से हमने 1,800 करोड़ लिए हैं। सो आज अगर कैलकुलेट करते हैं तो 10,077 करोड़ हम ऑलरेडी मार्केट से ले चुके हैं। अब बात आती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। मार्च 2021 में हमारे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रहा है ओवरऑल 14.32, और उसमें CET1 11.5।
ये जो 1800 करोड़ हमने मई में लिया है, उसको भी अगर हम काउंट करते हैं तो हमारी कैपिटल एडिक्वेसी जाएगी 14.62 पे, विच इज वेल अबव द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इसीलिए हमारी जो क्रेडिट ग्रोथ उम्मीद कर रहे हैं 21-22 में, उसको भी ध्यान में रखते हैं तो ये कैपिटल सफिशिएंट है। फिर भी हम क्या करेंगे, जून के रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के बाद हम और एक बार कैपिटल का असेस करेंगे और उस वक्त हम निर्णय लेंगे। बट मेरी असेसमेंट के मुताबिक जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी कैपिटल से हम ग्रोथ ऑब्जेक्टिव इस साल का इजीली अचीव कर सकते हैं। मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, इनको वापस इंडिया आते हुए देखते हैं और रिकवरी फास्ट होती है, तो एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं। See, there are two things. एक तो सेंटिमेंट इंपैक्ट करेगा अच्छी तरफ पॉजिटिवली, अगर इन लोगों को पकड़ यहाँ पर लाते हैं इंडिया में, और उससे क्या होगा कि जहां भी उनकी पैसा रहेंगे वो रिकवरी बैंक के पास आने की संभावना बनती है। ये तो असेट्स कन्फिस्केट करने के बाद उसके माध्यम से रिकवरी करना, सेकंड आदमी को अरेस्ट करके यहाँ लाने के बाद जब लॉ की जो अपनी प्रक्रिया में वो आएंगे, उसमें फिर उसकी इंपैक्ट मॉरली आएगी रिकवरी आने की। ये दोनों केसेस में अलग अलग है। मेहुल चोकसी और नीरव मोदी का एक प्रकार है, और इनका जो विजय मल्ल्या जी का अकाउंट में हमारी ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, और उनकी ये 5600 करोड़ की जो अभी पेपर में आई है, जिसको बैंक को बेच के भरने वाली इश्यू जो है, उससे पहले भी कई एसेट्स उनको लीड बैंकर सेल करते आए हैं। सेल करने के बाद जो पैसा आ रही थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बैंक में। हालांकि हमारे पास पिछले एक साल में थोड़ी थोड़ी अमाउंट रिकवरी तो आ रहे हैं, बड़ी अमाउंट नहीं है लेकिन थोड़ी थोड़ी अमाउंट। तो ये 5600 करोड़ का भी अगर सेल हो जाती है, अच्छी बात है, रिकवरी आएंगे बैंक्स के लिए। कंपैरेटिवली हमारे